हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 32 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 33 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 32 मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। परीक्षा नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको टेस्ट देना है और पेपर के अनुरूप आपको डलना है। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 33 नंबर का मॉडल पेपर। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है और इसी पैटर्न पर अपना ये मॉडल पेपर है वो आधारित है। इसमें कुल 6 भाग है और 6 भागों के अंदर दोस्तों अपन ये सबसे पहला भाग है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो सर्वप्रथम मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। बताइए, राजस्थान का दक्षिण से यानी कि उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो दोस्तों 826 किलोमीटर है। यानी कि ये लंबाई है, ये दोस्तों कितनी है, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है, तो दोस्तों वो है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। बताइए कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है राजस्थान के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही बात है भाई। उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है, 826 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है, तो दोस्तों 869 किलोमीटर। तो ये ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो अपना पहला कथन है वो इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, पूर्व पश्चिम विस्तार तो अधिक है। दूसरा नंबर का गलत। तीसरा देखिए, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 5920 किलोमीटर है कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की। तो ये कथन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। तो ये कथन भी क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपने को बताना था कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं और ये जलवायु वर्गीकरण दे रखा है दोस्तों थॉन्टवेट का। देखिए, थॉन्टवेट का जलवायु वर्गीकरण दे रखा है, जिसमें ईएडी जलवायु प्रदेश। ये बताइए कौन से राजस्थान में ये जलवायु पाई जाती है, ईएडी जलवायु। दोस्तों यहाँ पर पूर्वी राजस्थान दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। ईएडी जलवायु है ये दोस्तों शुष्क यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ये जलवायु है वो पाई जाती है। उष्ण शुष्क या मरुद्विद जलवायु प्रदेश जिसको बोल सकते हैं, और ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये पाई जाती है। तो ये पूर्वी राजस्थान इसमें दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। और डीबीडब्ल्यू जलवायु है ये उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। डीएडब्ल्यू जलवायु है ये मध्य राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। सीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें गलत युग्म बताना था, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। बताइए, ये जो लेवा तालाब है ये दोस्तों कहां पर है, तो ये 12 में है दोस्तों। कहां पर है, 12 में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया।
किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए, तो उसका नाम है दोस्तों वरुण सागर झील। वरुण सागर झील, इसका पहले नाम था फाय सागर झील। इसका पहले नाम क्या था? तो दोस्तों फाय सागर झील था। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में इनका इसका नाम है वो परिवर्तित करके वरुण सागर झील है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उपोष्ण पर्वतीय सदाबहार वन। उपोष्ण पर्वतीय सदाबहार वन, यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों कौन से जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये धौलपुर जिले में क्या है, अवस्थित है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर में ये है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? कौन सी मृदा सवजोत के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी है ये सवजोत के लिए जानी जाती है, और ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में ये पाई जाती है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है सस्य, यानी कि दोस्तों अनाज दे रखे हैं, और सूची सेकंड में यहाँ पे किस्में दे रखी है। अब आप अपने को यहाँ पर बताना है कि किसकी किस्म कौन सी है। यहाँ पर देखिए मक्का, मक्का की किस्म कौन सी है? तो दोस्तों मक्का की किस्म है वो माही धवल है। माही धवल है ये मक्के की किस्म है। चावल की किस्म कौन सी है? तो दोस्तों चावल की किस्म इनमें से डागर हो जाएगी। और सरसों की किस्म कौन सी है? तो दोस्तों सरसों की वरदान है। और चने की किस्म है दोस्तों दोहद येलो, ये चने की किस्म है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुटबा से आगे अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर 2 4 3 1 2 4 3 1 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 4 3 1। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अधिकतम जनसंख्या, दोस्तों अधिकतम जनसंख्या है वो जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। न्यूनतम साक्षरता दर तो कहां पर है? तो जालोर के अंदर है 54.9%। सर्वाधिक साक्षरता दर है वो कोटा के अंदर है 76.6%। तो ये अपना 3 नंबर का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात है वो धौलपुर में है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। न्यूनतम लिंगानुपात है वो दोस्तों धौलपुर में है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, कंजर जाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंजर जाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? नहीं है बताना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। देखिए इस जनजाति के आराध्य देवता यानी कि आराध्य देव हनुमान जी तथा आराध्य देवी जोगनिया माता है, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। देखिए कंजर जाति के आराध्य देव है वो हनुमान जी हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आराध्य देवी है वो जोगनिया माता, गलत दे रखा है दोस्तों। जो कंजर जाति की जो आराध्य देवी है वो है चौथ माता, ठीक है, या रक्त दंडिता माता जो बूंदी में है। तो यहाँ पर इसमें जो जोगनिया माता है ये कंजर जाति की कुल देवी है, ठीक है। यहाँ पर आराध्य देवी पूछा है, आराध्य देवी अलग होती है और कुल देवी अलग होती है,
ठीक है। तो यहाँ पर आराध्य देवी जोगनिया माता है वो गलत दे रखा है, कुल देवी है जोगनिया माता, और आराध्य देवी है दोस्तों चौथ माता। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, खुशनी कंजर महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन इसमें सत्य नहीं है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बायतू, कासल एवं कपूडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बायतू, कासल एवं कपूडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल व गैस के लिए। तेल एवं गैस के लिए दोस्तों ये स्थान है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? कौन से खनिजों का राजस्थान अकेला उत्पादक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीसा एवं जस्ता अयस्क, ताम्र अयस्क, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए राजस्थान है वो इसमें देखिए सीसा अयस्क, सीसा अयस्क, ठीक है, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, इन तीनों में दोस्तों राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि अकेला उत्पादक है। ताम्र अयस्क में नहीं है। तांबा तो और भी कई से स्थानों से निकाला जाता है, राजस्थान में तो कम ही निकाला जाता है, खेतड़ी में से निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 1, 3, 4। 1, 3, 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये है कहां पर? तो ये छबड़ा एवं सूरतगढ़ में है। छबड़ा एवं सूरतगढ़ में है ये सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था दोस्तों कहाँ पर? तो ये कुंडा गांव कुक्कस में, कुंडा गांव कुक्कस में, यह आमेर में है, आमेर के निकट स्थित है दोस्तों, ये जयपुर में आमेर के निकट स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो दोस्तों ये धौलपुर से होकर गुजरता है, ये धौलपुर से होकर गुजरता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो बालाथल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। बालाथल सभ्यता स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है ये, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। और राणा सांगा की तरफ से दोस्तों किसने भाग लिया था वो दोस्तों अपने को बताना है, और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, महमूद लोदी ने राणा की सांगा की तरफ से भाग लिया था, रावल उदय सिंह ने भी लिया था, हसन खां मेवाती ने भी लिया था, गोकुलदास परमार ने भी लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे कथन है वो बिल्कुल, मतलब चारों के चारों ऑप्शन है वो इन चारों ने ही राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 3 नंबर के ऑप्शन में 1, 2, 3 एवं 4, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजपूत कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। राजपूत कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ भूमि का प्रकार है, दूसरी तरफ अपने को बताना है कि इसमें क्या था, जन की ये जो खालसा भूमि है ये क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, खालसा भूमि है ये राज्य के सीधे नियंत्रण में रहने वाली भूमि,
यानी कि सीधे राज्य के नियंत्रण में यानी नियंत्रण वाली भूमि है वो खालसा भूमि कहलाती थी। बपोती भूमि किसको बोलते हैं? तो दोस्तों वो है वह भूमि जिस पर किसान का स्वामित्व है, यानी कि किसानों के स्वामित्व वाली भूमि को बपोती भूमि कहते थे। और जागीर भूमि किसे कहते हैं? जागीर भूमि कहते हैं दोस्तों यानी कि इसकी उपज का भाग मंदिर मठ चारण व ब्राह्मणों को दिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर ये मंदिर मठ चारण ब्राह्मणों को दिया जाता था, ठीक है, जागीर भूमि। और हवाला है, ये हवाला भूमि है हवलदार की देखरेख में, हवाला भूमि है ये हवलदार की देखरेख में करते थे। इस भूमि की देखरेख है वो हवलदार करते थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक यानी कि ए सी डी बी, ए सी डी बी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए सी डी बी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए सी डी बी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। और अपने को दोस्तों कूट भाषा में उत्तर देना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए, हवा महल 5 मंजिला है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था ये, ठीक है, 1799 ईस्वी में। आगे देखिए, हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाएगा, 983 नहीं है, 953 है झरोखे, ठीक है। तो यहाँ पर 983 है वो गलत दे रखा है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा इसमें सही है, तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। अब अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटवों की हवेली का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये गुमान चंद ने करवाया था दोस्तों, गुमान चंद ने, ठीक है। कहां पर है ये? तो दोस्तों ये जैसलमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए, दींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? दींगा गणगौर दोस्तों कहाँ मनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है ये जोधपुर में मनाई जाती है दोस्तों दींगा गणगौर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गिंदड़ नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बमरसिया नृत्य बीकानेर दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ये कहां पर किया जाता है? तो दोस्तों ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में, यानी कि मेवात क्षेत्र आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिलो का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा? बिलो का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों गौरी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गौरी। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह है वह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह है वह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों बडार। क्या बोलते हैं? बडार। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बडार। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बमलो लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ढूंढलोथ किसके लिए प्रसिद्ध है? ढूंढलोथ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये ढूंढलोथ, ठीक है। कहां पर है ये? तो झुंझुनू में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हरिभाऊ उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन करना है। हरिभाऊ उपाध्याय के संदर्भ में दोस्तों अपने को गलत कथन का क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें गलत कथन है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय से संबंधित। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए, इन्होंने अजमेर से त्याग भूमि हिंदी मासिक
पत्रिका का प्रकाशन किया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इनके द्वारा स्वतंत्रता की ओर नामक पुस्तक लिखी गई, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, इन इसकी बिजोलिया किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है इसमें। तो यहाँ पर तीनों सही है। चौथा देखिए, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो ये गलत कथन का चयन करना था अपने को, तो इनमें से कोई भी गलत कथन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शरीर का अंग है तो दूसरी तरफ आभूषण है। एक तरफ शरीर का अंग है तो दूसरी तरफ आभूषण है। यहाँ पर देखिए, सिर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों मेमंद है, वो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों हंसली है, ये गले का आभूषण है। कमर का दोस्तों आभूषण कणकती है, और पैर का आभूषण दोस्तों रमजोल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हस्तशिल्प है, दूसरी तरफ जिले हैं। देखिए, नमदे, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो दोस्तों नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, दोस्तों टोंक के प्रसिद्ध है नमदे। और देखिए यहाँ पे डोरिया, तो दोस्तों नाम सुना होगा कोटा डोरिया, तो ये कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है दोस्तों ये डोरिया, तो यहाँ पर ये कोटा आ जाएगा। अजरक, अजरक प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है, तो दोस्तों अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और मार्बल मूर्ति निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 2 4 3 1, 2 4 3 1 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 2 4 3 1। तो यहाँ पर इसमें देखिए, ये 2 4 3 1 कर लेना, इसमें 2 4 3 1, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था, तो वो था दोस्तों किससे, तो ये मोतीलाल तेजावत से था। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत से था। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने यानी कि पी सत्यनारायण राव समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, तो दोस्तों कृषि विभाग का मुख्यालय है वो उदयपुर रखने का दोस्तों इसमें गलत है। कृषि विभाग है वो भरतपुर में रखे जाने की दोस्तों इसमें सिफारिश की थी पी सत्यनारायण राव समिति ने। तो यहाँ पर ये चौथा नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उदयपुर की जगह भरतपुर आना चाहिए था मित्रों। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है, तो वो बोली मानी जाती है दोस्तों इसमें रागड़ी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रागड़ी। आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, खेराड़ी बोली का क्षेत्र है। खेराड़ी बोली का क्षेत्र है तो वो कौन सा है। खेराड़ी बोली का क्षेत्र है दोस्तों देखिए सिरोही, बूंदी, शाहपुरा, ठीक है। तो दोस्तों खेराड़ी बोली है ये सिरोही, बूंदी और शाहपुरा में ये बोली जाती है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ रचना है तो दूसरी तरफ लेखक है। एक तरफ रचना है तो दूसरी तरफ लेखक है। यहाँ पर देखिए, बोल भारमली, इसके रचनाकार दोस्तों यहाँ पर यादवेंद्र शर्मा दे रखे हैं, जो कि इसमें गलत है। दोस्तों बोल भारमली है ये राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार सत्य प्रकाश जोशी की दोस्तों ये काव्य करती है, ये सत्य प्रकाश जोशी की।
तो यहाँ पर यादवेंद्र शर्मा है वो गलत हो जाएगा इसमें। पागी है ये चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। कोडमदे है ये मेघराज मुकुल की रचना है। पग फेरो है ये मणि मधुकुर की रचना है। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए राजस्थानी भाषा का नाटक, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, दोस्तों राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों केसर विलास। कौन सा है? केसर विलास है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर। कनक है सुंदर है ये प्रथम उपन्यास है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो वो है दोस्तों विश्रांत प्रवास, ये कहानी है। और आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य करती है तो वो है दोस्तों बादली। तो यहाँ पर इसमें बी ए डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ए डी सी अपना इसमें सही उत्तर, बी ए डी सी यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर जयसिंह नीरज, डॉक्टर जयसिंह नीरज, यहाँ पे पतित का स्वर्ग ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये पतित का स्वर्ग है ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये पंडित जनार्दन राय नागर की रचना है ये, ठीक है। यहाँ पर जयसिंह नीरज है वो गलत दे रखा है। देखिए हरीश बादानी की रचना है बाता में भूगोल, महाराज चतुर सिंह की रचना है अनुभव प्रकाश, और हरिराम मीणा की रचना है हाँ चांद मेरो है। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये पतित का स्वर्ग है ये पंडित जनार्दन राय नागर की रचना है। एक नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थानी साहित्यकार हरीश बादानी का संबंध है। तो दोस्तों हरीश बादानी का संबंध किससे है, कहां से है? तो दोस्तों ये बीकानेर से थे दोस्तों, ये बीकानेर से। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रासो साहित्य है दूसरी तरफ रचनाकार है। यहाँ पर देखिए लीलावती रासो, लीलावती रासो के रचनाकार कौन है? तो वो है दोस्तों बताइए। तो यहाँ पे कवि कुशल धीर है, कवि कुशल धीर है ये लीलावती रासो के रचनाकार है। और राणा रासो के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों वह है कवि दयाराम, कवि दयाराम। और रतन रासो के रचनाकार कौन है? तो वह है कवि जग्गा जी, कवि जग्गा जी। और बुद्धि रासो के रचनाकार है कवि जल है। तो यहाँ पर इसमें बी सी डी ए, बी सी डी ए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी ए। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए श्यामल द्वारा रचित वीर विनोद नामक ग्रंथ कितनी जिल्दों में विभक्त है? तो कितनी जिल्दों में विभक्त है? तो दोस्तों ये 5 जिल्दों में ये विभक्त है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से भाग में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें। दोस्तों अपन ने भाग 1 में 40 प्रश्न पढ़े हैं और अब अपन भाग 2 के अंदर 25 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, ग्रासिम सीमेंट तथा मंगलम सीमेंट क्रमशः स्थित है। तो दोस्तों कहां पर स्थित है ये? तो ये स्थित है दोस्तों कोटपुतली मोडक में, कोटपुतली और मोडक में। कोटपुतली है ये अभी जिला बना दिया गया है, ठीक है। और मंगलम है ये सीमेंट कारखाना, ये दोस्तों मोडक कोटा में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए केवाय माता के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा? तो दोस्तों ये करवाया गया था चचदेव के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चचदेव के द्वारा। 43 नंबर का प्रश्न है राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1957 में की गई। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
44 नंबर का प्रश्न है, अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत लावारिस के अंतिम संस्कार हेतु चिन्हित एनजीओ को कितने रुपए दिए जाते हैं? अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत लावारिस के अंतिम संस्कार हेतु चिन्हित एनजीओ को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो कितने रुपए? तो दोस्तों इसमें 7,000 रुपए दिए जाते हैं। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7,000। नहीं नहीं, 7,000 नहीं दोस्तों, अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत लावारिस के अंतिम संस्कार हेतु दोस्तों चिन्हित एनजीओ को 5,000 रुपए दिए जाते हैं। 5,000, 7,000 नहीं, 5,000 रुपए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर है? तो ये जयपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? बताइए 11वें जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? किस मुख्यमंत्री ने 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? तो वो थे दोस्तों भैरों सिंह शेखावत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भैरों सिंह शेखावत। नेक्स्ट 47 नंबर का प्रश्न है, पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा की जाती है दोस्तों पटवारियों की नियुक्ति। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 317 में किया गया है उल्लेख। सी नंबर का ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पूर्व में क्या नाम था? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पूर्व में क्या नाम था? तो दोस्तों पूर्व में क्या नाम था? तो वो था दोस्तों गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना। गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया? बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया? तो किसका चयन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुलदीप सिंह का चयन किया गया दोस्तों राजस्थान से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 51 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? तो राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? तो दोस्तों ये जारी की गई 3 अक्टूबर 2019 को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 अक्टूबर 2019 को। 52 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर और धौलपुर में ये स्थित है दोस्तों। ये तो सभी को पता होगा, अजमेर और धौलपुर में। चित्तौड़गढ़ और जोधपुर इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें कूट भाषा में उत्तर देना तो 1 और 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 53 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होंगे? तो क्रियान्वयन समिति में कौन सम्मिलित नहीं होंगे? तो यहाँ पर देखिए विद्यालय का एक शिक्षक होता है, क्षेत्र का बीडीओ नहीं होता दोस्तों, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है और स्थानीय निकाय या चुना एक सदस्य होता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अध्याय 4 है वो किससे संबंधित है? तो ये विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर देखिए इसका भाग 17 बच्चों को दंड से रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका भाग 14 प्रतिवर्ती शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। भाग 14 है ये, इसमें क्या उल्लेख है?
तो किसी बालक की आयु के सभी किसी आयु के बालक यानी कि किसी बालक की आयु के सबूत नहीं होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार करने का यानी कि प्रवेश नहीं करने का उल्लेख है वो दोस्तों करता है। तो ये प्रति व्यक्ति शुल्क वाला ये गलत दे रखा है दोस्तों इसमें। आगे देखिए इसके भाग 21 विद्यालय प्रबंधन समिति का इसमें प्रावधान है। इसमें भाग 28 में शिक्षकों को निजी ट्यूशन को निषेध करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानों अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानों अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसमें कक्षावार नामांकन के अनुमान, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बैंक खातों के अभिलेख, ये इसमें गलत दे रखा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों छठी कक्षा से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, छठी कक्षा से। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षावाणी ऐप किसने लॉन्च किया था। शिक्षावाणी ऐप है वो किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था दोस्तों सीबीएसई ने, सीबीएसई ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरएमएसएच की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 9 से 12 के लिए गठित एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर इसमें देखिए ये पूछा गया है कि कक्षा 9 से 12 के लिए गठित एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है। एसडीएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों कौन, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, बताइए। नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वोकल फॉर लोकल। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक क्या है। तो दोस्तों अभियान का शीर्षक क्या है, तो वो है दोस्तों मिशन हरियालो राजस्थान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए बालिका की आयु कितनी होनी चाहिए। खाता खोलने के लिए बालिका की आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए खाता खोलने के लिए बालिका की आयु है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए दोस्तों, 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत मिस्र की संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया था, बताइए दोस्तों। यहाँ पर भारत मिस्र की संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया था। यह आयोजित किया गया था दोस्तों बीकानेर में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों कितना कर दिया गया है, तो दोस्तों 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर किया गया। शुरू में ही बताया था मैंने आपको, फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है ये दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है वो नहीं है वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें
यह विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने पर बल देता है, बिल्कुल सही है। इस इसका मत है कि आधारभूत बातों को आरंभ में ही सिखाया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। क्या पढ़ाया जाना है, इसकी स्पष्टता पर बल देता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न है, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों, छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इसके आधार के उपाय सुझाएं। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये है उपयुक्त, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत है। बाकी इसमें सारी सही है। यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है, अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन सत्य नहीं है। 69 नंबर प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है? तो दोस्तों वो आयु है 11 वर्ष एवं उससे अधिक। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निर्मितवाद या रचनावाद उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? तो कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? तो वो है अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बुद्धि मापन का कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों निष्पादन परीक्षण का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व में प्रमुख केंद्रीय तथा गैर विशेषक किसने परिभाषित किए? गुण, सॉरी, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, व्यक्तित्व के प्रमुख केंद्रीय तथा गौण विशेषक, गौण है ये, ठीक है, गौण गौण विशेषक किसने परिभाषित किए? तो दोस्तों किसने परिभाषित किए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आलपोर्ट ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कम ऊंचाई की लड़की ऊंची हील के जूते पहनती है, यह रक्षा युक्ति कहलाती है। तो यह रक्षा युक्ति क्या कहलाती है? तो यह सती पूर्ति कहलाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए व्यक्तिक विभिन्नताओं के मापन के लिए सबसे अच्छी मापनी है? तो सबसे अच्छी मापनी है तो वो कौन सी है? तो वो है अनुपात मापनी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, यह कथन है? तो दोस्तों ये कथन है किसका? तो ये मिल्टन का कथन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मिल्टन का दोस्तों ये कथन है। आगे देखिए, अब अपन भाग 4 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 76 नंबर का प्रश्न है, भेजा गया डाटा उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचना कहलाता है? तो दोस्तों वो है सत्यनिष्ठा। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सत्यनिष्ठा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो वो है दोस्तों लेजर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लेजर। 78 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है? तो उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है तो वो है दोस्तों इसमें देखिए सी प्लस प्लस और जावा। तो दोस्तों इनमें से सभी है वो उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी? तो दोस्तों किसने दी? तो ये सिल्वरमैन ने दी थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सिल्वरमैन ने, बी नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया? रेडियो का आविष्कार किया दोस्तों किसने? तो ये आविष्कार किया था मार्कोनी ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान निर्मात्री परिषद की राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे।
ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़े गए थे ये शब्द, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। पहला कथन इसमें सत्य है। तो यहाँ पर देखिए 1977 संशोधन द्वारा जोड़े गए, 1985 द्वारा जोड़े गए, तो कौन सा ये कथन सही है? ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की परिभाषा दे रखी है। और समान आचार संहिता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 44 में है। और कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख है ये दोस्तों अनुच्छेद 48 में है इसका उल्लेख। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 50 में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 1 2 3। 85 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 330। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 330। 86 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें वर्ष में 2 बार सत्र है वो बुलाए जाते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही। 87 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि यदि दोस्तों वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है विधान परिषद के सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, विधान परिषद के नहीं। तो यहाँ पर विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये भाग नहीं लेता। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों बी आर मेहता को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी आर मेहता को, बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें महात्मा गांधी के। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के। आगे देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दोस्तों अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन इसमें सत्य है। दूसरा देखिए, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 91 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो कौन से केस में बनी? तो ये गोलकनाथ केस में बनी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 270 के तहत। सी नंबर का ऑप्शन सही। 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ पर देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा कथन सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये कथन है वो गलत दे रखा है। ये कथन दोस्तों इसलिए गलत दे रखा है क्योंकि दोस्तों लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी केंद्र में मंत्रिपरिषद, यहाँ पे संसद है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों इसमें संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 कथन है वो क्या है, सत्य है। 2 और 3, केवल 2 और 3 इसमें सत्य है। बी नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर प्रश्न इसमें देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आयरलैंड से ली गई है, तो सभी को पता होगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन गलत है, तो कौन सा एक कथन गलत है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकार तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक ही है। मूल कर्तव्य तो दोस्तों अनुच्छेद 51 ए में है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अपना पहला ही है वो इसमें गलत कथन है, बाकी इसमें सारे सही है। 97 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो श्रम मंत्री थे दोस्तों जगजीवन राम। जगजीवन राम थे ये श्रम मंत्री। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था, बताइए प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गोपाल कृष्ण गोखले को। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों किसने की थी, तो ये सैयद अहमद खान ने की थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ है, तो दोस्तों ये जौनपुर में है। कहाँ पर है, जौनपुर में। सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन। 102 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों ये की थी बंबई में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1875 में। 103 नंबर प्रश्न है मेगस्थनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश के थे, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ये थे दोस्तों ग्रीस यूनान के थे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया। ये लिखा गया दोस्तों भगवती चरण वोरा के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 106 नंबर प्रश्न है वर्ष 1857 की क्रांति के समय झांसी में नेतृत्व किसने किया था। झांसी में नेतृत्व तो दोस्तों किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा झांसी की रानी जिसको बोलते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कौन से वेद में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी थी, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। डी नंबर का ऑप्शन सही। 108 नंबर प्रश्न है सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ और हस्ताक्षर किए गए, ये हुआ था दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ था। डी नंबर का ऑप्शन सही।
109 नंबर प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी दोस्तों वर्ष 1916 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? छाप तिलक सब छीनी नामक कविता है, ये ब्रज भाषा में है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 111 नंबर का प्रश्न है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ जा रहे थे वो? तो दोस्तों वो जा रहे थे पिटोरिया जा रहे थे, पिटोरिया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? तो वो थे दोस्तों जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो है दोस्तों पक्की ईंट से बनी इमारत। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह दोस्तों ये केरल में हुआ था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो दोस्तों कौन सा कथन है वो सत्य है, वो अपने को बताना है। बिल्कुल सही बात है, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 42 वर्ष की आयु में जुम्बिका ग्राम में रिजू पालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गणधार सुधर्मन जीवित था। बिल्कुल सही बात है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, हम जो जो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? तो दोस्तों कम होती जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? पृथ्वी की यह अवस्था दोस्तों उत्तरी अयनात कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, व्यापारिक पवने चलती है। व्यापारिक पवने चलती है, तो दोस्तों ये व्यापारिक पवने हैं, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर प्रश्न, जैव मंडल का विस्तार है। दोस्तों जैव मंडल का विस्तार है जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर प्रश्न है, मार्सुपियल वर्ग के जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया में। 121 नंबर प्रश्न है, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है, तो वो नहर है दोस्तों पनामा नहर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, पनामा नहर। 122 नंबर प्रश्न है, शैंपेन क्षेत्र फ्रांस प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है दोस्तों शराब उद्योग हेतु। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शराब उद्योग हेतु। 123 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय महासागरीय जल मार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय महासागरीय जल मार्ग है, तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक मार्ग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ब्रिक फिल्डर शीत व शुष्क पवन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ब्रिक फिल्डर है ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यहाँ पे शीत है वो गलत दे रखा है। ठीक है, शुष्क पवन है ये। सिराको है ये गर्म शुष्क पवन है, बिल्कुल सही है। फोन है ये गर्म पवन है, बिल्कुल सही है। सांता आना है ये गर्म एवं शुष्क पवन है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शीत गलत दे रखा है। 125 नंबर प्रश्न है, मूंगफली का मूल स्थान कौन सा है? मूंगफली का मूल स्थान दोस्तों ब्राजील है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 126 नंबर प्रश्न है, राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है सिलोरा अजमेर में। सिलोरा अजमेर में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर थी? तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों लगभग 70 से 75%।
यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न है, 90 के शुरुआती दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी मुद्रा रिजर्व न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था। भारत के पास कुल कितना विदेशी मुद्रा रिजर्व शेष रह गया था, बताइए। 90 के शुरुआती दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी मुद्रा रिजर्व न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था। भारत के पास कुल कितना विदेशी मुद्रा रिजर्व शेष रह गया था? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1 अरब डॉलर। लगभग 1 अरब डॉलर, सी नंबर का ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, भारत में उदारीकरण से कौन सा लाभ हुआ? भारत में उदारीकरण से कौन सा लाभ हुआ? तो वो लाभ हुआ दोस्तों, देखिए, उद्योग क्षेत्र को मुक्त बाजार उपलब्ध होना, देश के विदेशी संसाधनों के निवेश में वृद्धि, संसाधनों की बर्बादी पर रोक। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। 130 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए, निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, निजीकरण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो है दोस्तों, देखिए, निजी क्षेत्र के विनियोग को प्रोत्साहित करना और सरकार की आय में वृद्धि करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर वैश्वीकरण प्रक्रिया के त्रिवीकरण का मुख्य कारण राजनीति है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों गिलपिन का कथन है दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे देखिए, डब्ल्यूटीओ की शर्तों के अनुरूप भारत में कब से खाद्य पदार्थों, दवा एवं रसायन तथा सॉफ्टवेयर के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को अपना लिया है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर 1 जनवरी 2005 को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1971 में दिया गया, जिसे किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में, डी नंबर का ऑप्शन सही। 134 नंबर प्रश्न है, यदि किसी देश में एक ही समय में अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन है, तो बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है? यदि किसी देश में एक ही समय में अच्छी तथा बुरी मुद्रा का प्रचलन है, तो बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है? तो दोस्तों, ये नियम किसका है? तो ये सर थॉमस ग्रेसम का नियम है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न है, भारत में साख का नियमन और नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? तो वो करता है आरबीआई। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आरबीआई। 136 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि के परिमाणात्मक विधि नहीं है? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि परिमाणात्मक विधि नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों साख की राशनिंग। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, साख की राशनिंग। 137 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई? ये की गई दोस्तों 1988 में, 9 जुलाई 1988 को। नेक्स्ट आगे देखिए, किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों राजस्थान के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हाल ही में किसानों को ई नाम पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों वो है कृषक कल्याण कृषक उपहार योजना। ठीक है, इनाम पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए बढ़ावा देने के लिए कृषक उपहार योजना, पुरस्कार प्रदान करने की योजना है वो प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सारे ही उद्देश्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को स्टॉप कीजिए और पढ़ लीजिए इनको। एक देखिए, अब अपन भाग 6 पढ़ेंगे और भाग 6 के अंदर शैक्षणिक नीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो बता रहा हूँ। 141 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन की नवीन विधि है। मूल्यांकन की नवीन विधि कौन सी है? व्यक्तिगत परीक्षाएं, सामूहिक परीक्षाएं, प्रक्षेपण विधि। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
142 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपी सहायक अधिगम सामग्री नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है दोस्तों स्लाइड। स्लाइड नहीं है, बाकी मानचित्र, चार्ट और श्यामपट्ट है। आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु से संबंधित है। तो यातायात, ऊर्जा के स्रोत, खनिज पदार्थ, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 144 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का दोष है? व्याख्यान विधि का दोष इसमें देखिए, इस विधि में छात्र निष्क्रिय हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है राजनीति विज्ञान। नहीं नहीं, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वो है दोस्तों यहां पर है, बताइए। तो वो है भूगोल। भूगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भूगोल। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो वो है विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये प्रश्नोत्तर द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर प्रश्न है, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? तो किस प्रकार का गुण है? तो दोस्तों वो है व्यक्तिगत गुण। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत गुण। नहीं नहीं, विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? तो दोस्तों ये किस प्रकार का गुण है? तो ये व्यवसायिक गुण है दोस्तों, व्यवसायिक गुण, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, व्यवसायिक गुण। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे श्रव्य दृश्य। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, देखना और सुनना। 150 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रदर्शनी विधि की कमी है। तो वो क्या कमी है? तो वो है छात्र स्वयं करके नहीं सीखते। छात्र स्वयं करके नहीं सीखते, ये कमी है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।